जेठानी की कढ़ी, देवरानी के राजमा। ये कहानी शुरू होती है मनोज के घर से, जहां वो अपने बड़े बेटे की सगाई अपने बचपन के दोस्त विक्रम की बेटी निहारिका से करने होटल के लिए निकल रहा था। ये अच्छा हुआ, यहाँ निखिल की सगाई हो जाएगी तो महीने भर में उसकी शादी कर देंगे। फिर आ जाएगा प्रेम का नंबर। 2 साल के अंदर अंदर दोनों की शादी करके मैं तो फ्री हो जाऊंगी बाबा। फिर उनकी पत्नियां उनका काम करें। 2 बजे का है ना सगाई का मुहूर्त, तो क्यों हड़बड़ा रहे हैं हम? अरे एक तो अभी ही बज गया। होटल पहुंचते पहुंचते आधा घंटा तो लगेगा। अगर हम पहले नहीं पहुंचेंगे तो लड़की वालों को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा क्या? बड़े एहसान है मनोज के मुझ पर। मैं उसे ऐसा महसूस कराना नहीं चाहता कि जब आज उसकी बेटी मेरे घर की बहू बनने वाली है तो मैं बदल गया। सभी वेन्यू पर पहुंचते हैं, जहां स्टेज पर होने वाले पति पत्नी निहारिका और निखिल खड़े थे। अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है मनोज। बिल्कुल विक्रम। मेनका अंगूठियों का ट्रे लेकर स्टेज पर जाती है। अंगूठी उठा बेटा और निहारिका को पहना। निखिल के हाथ कांपते रहते हैं। वो लगातार अपनी मां को ही देखता रहता है। आप ठीक तो है ना? मुझे ये रिश्ता नहीं करना। क्या? फिर से कहिए, क्या बोला आपने? मुझे माफ कर दो निहारिका, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूं। मैं ये सगाई नहीं कर सकता। सगाई के वक्त मेहमानों के सामने लड़का अगर रिश्ते के लिए ना कर दे तो दुल्हन पर क्या बीते। अरे गेस्ट भी हैरान हो गए। निखिल की बात सुनकर भागता हुआ विक्रम स्टेज के ऊपर जाता है और निखिल का कॉलर पकड़ लेता है। मनोज 10 बार पूछा था कि नहीं मैंने इस लड़के से। ये ड्रामा करने के लिए हाँ कहा था इसने। मेरी बेटी के सर पर मां नहीं है, पर मैं ही इसका बाप हूं, मैं ही इसकी मां। आज तक मैंने अपनी बेटी की आंख में एक आंसू नहीं आने दिया, और तूने उसे रुलाने की हिम्मत की। मैं बात करता हूं ना, तू तू शांत रहे भाई। बोल निखिल, और कितनी बदनामी करवाएगा हमारी? मेरी लाइफ में कोई और है पापा, पर आपके बचपन के दिए वादे के पीछे आपने मेरी तरफ से हाँ कर दी। झूठ मत बोल निखिल, तेरे पापा ने तुझे 4-5 बार पूछा था। हाँ, पर पूछने के पहले तो ये कह देते थे कि हमारा जो भी बिजनेस हुआ है वो विक्रम के कारण हुआ, वरना सड़क पर होते हम। विक्रम ने पैसे दिए थे, उसने मदद की थी। 24 घंटे पापा अंकल का गुणगान करते रहते थे, तो क्या करता था मैं? प्रेशर में आकर हाँ कर दी मैंने। तेरे पापा शायद तुझे ये बताना भूल गए बेटा कि विक्रम कितना बड़ा गुंडा था। जिस जमीन पर तुम लोगों का रेस्टोरेंट है ना, उसके लिए 10 लाख रुपए मैंने ही दिए थे, वो भी आज से 12 साल पहले। तो आज के वैल्यू के हिसाब से मेरे पैसे रिटर्न करो अभी के अभी। सगाई का माहौल कब लड़ाई में बदल जाता है कोई नहीं समझ पाता। ना यहाँ मनोज के हाथ में पैसे थे, ना विक्रम कुछ भी सुनने को तैयार था, और दोनों परिवारों की इज्जत बचाने प्रेम स्टेज पर जाता है और अंगूठी निहारिका को पहना देता है। पापा ने वादा किया था ना अंकल कि उनके बेटे से आपकी बेटी की शादी होगी, तो वो तो होगी ही। निखिल से ना सही, मुझसे ही सही। आहा, सभी की नजरों में प्रेम की इज्जत बढ़ जाती है। यहाँ प्रेम और निहारिका की शादी होती है, वहाँ निखिल अपनी प्रेमिका रमा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। सवेरे सवेरे खाने के टेबल पर। मैं क्या कह रहा था पापा, खाने में जरा फेरबदल करने की जरूरत है, क्योंकि कस्टमर की रेंज बहुत नीचे जा रही है। तो तुम्हें जो समझ में आता है कर लो बेटा। वही तो समझ में नहीं आ रहा ना पापा, क्योंकि बिजनेस की हालत ऐसी है कि अब सही से नहीं संभाला तो मार्केट से पैसे उठाने पड़ेंगे। मैं कुछ बोलूं? दुनिया भर के रेस्टोरेंट में खाना खाया है मैंने, पर हर रेस्टोरेंट की एक अलग खासियत होती है जो कि हमारी नहीं है। हर डिश को इम्पोर्टेंस देने से बेटर है कि किसी एक डिश पर फोकस किया जाए, कुछ ऐसा जो घर की याद दिलाए। वो तो ठीक है बेटा, अब एक नए डिश के लिए नया कुक भी तो लाना पड़ेगा। खर्च कम करने हैं, बढ़ाने थोड़ी ना है। बात करते हुए सभी निहारिका के बने हुए राजमे को टेस्ट करते हैं। क्या राजमा बनाया है तुमने निहारिका, वाह। पर निखिल की बात पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। ऐसे ही घर के खाने की कमी है रेस्टोरेंट में। तुमने ये खाना कैसे बनाया बहू? हमारे शेफ को बता देना, एक राजमा भी ऐड करवा देते हैं। कैसा रहेगा प्रेम? मैं क्या कह रहा था पापा? मेरा खाना तो हो गया मेनका जी, मैं निकलता हूँ। और एक एक करके सभी टेबल से उठ जाते हैं। ना ही खाने के टेबल पर ना कहीं और निखिल को इज्जत मिल रही थी, और वैसा ही बर्ताव रमा के साथ भी हो रहा था। रमा अपनी सास के पास उनके कमरे में जाती है। नाश्ता निहारिका ने बनाया तो दोपहर का खाना मैं बना लेती हूँ मम्मी जी।
बताइए क्या बना दूं? हम तो एक ही बहू लेकर आए हैं बेटा, और वो हमारा ख्याल अच्छे से रख रही है। तुम्हें जो बनाना है अपने पति के लिए बना लो। इसमें मेरी क्या गलती? हे भगवान। बेचारी रमा, उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके ससुराल में उसे इज्जत नहीं मिल रही थी। और मिलती भी कैसे, जब ससुराल में पति की इज्जत ही ना बची हो तो बहू को पूछे कौन। एक रात निखिल रमा से कहता है, तुमने कुकिंग क्लास लिए थे ना रमा? नहीं लिए थे। भूल गए क्या? तुम ही तो सामान लाने के बहाने मुझे कुकिंग क्लास छोड़कर जाते थे, और वो करी चावल खाने जो रात को 12 बजे मेरे घर के बाहर पहुंच जाते थे। हाँ भाई, बीवी हूं ना अब, गर्लफ्रेंड की बातें याद रहती थी, बीवी बनती सब भूल गए तुम। तो तुम्हें वही हाथ का जादू फिर से दिखाना होगा रमा। एक रेस्टोरेंट का फैमिली बिजनेस है हमारा। अब इस सब के बाद पापा उस रेस्टोरेंट में मुझे पैर भी नहीं रखने देंगे, और वैसे भी वो रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर है। मैं एक नया काम शुरू करने की सोच रहा हूं, पर हाथ में इतने पैसे भी नहीं है। आज के जमाने में तुम पैसों की टेंशन क्यों कर रहे हो? स्टार्टअप का जमाना है। मैंने सोच लिया है क्या करना है, कैसे करना है। हम हमारे रेस्टोरेंट के ठीक सामने अपना स्टॉल लगाएंगे करी चावल का। ना एसी का खर्च, ना रेस्टोरेंट के लिए डिपॉजिट देने की टेंशन। हमारे पार्किंग में दादाजी की जो पुरानी टूटी फूटी वैन रखी है ना, उसे निकालो, वही बनेगा हमारा चलता फिरता रेस्टोरेंट। आर यू श्योर? और ठीक एक हफ्ते बाद रमा और निखिल उनके दादाजी के पुराने खटारा वैन को रेनोवेट करके अपना फूड काउंटर बना लेते हैं, करी चावल वैन स्टॉल। तेल मसाले को करो टाटा बाय बाय, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हाय 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 हाय। बाहर जाना हो रोजाना, फिर भी घर का खाना ही हो खाना, तो आइए मियां बीवी के चलते फिरते फूड स्टॉल में। निखिल और रमा की आवाज सुनकर सड़क से गुजर रहे सारे लोग उनके स्टॉल पर भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं। रमा फटाफट कढ़ी चावल बनाना शुरू करती है और निखिल कस्टमर को खाना परोसता जाता है। तुम तो वही हो ना मनोज भैया के बेटे? अरे भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू होना ही था। क्या खाना बनाया है? अरे नहीं नहीं अंकल, ये मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने बनाया है। रेसिपी भी उसकी है और मेहनत भी उसकी, तो सारा क्रेडिट तो रमा को ही जाता है। सही में भाई साहब, कड़ी चावल हो तो आपके काउंटर से, वरना ना बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ऐसा खाना नहीं खाया मैंने। क्या फ्रेश मटेरियल है, क्या स्वाद, क्या सुगंध, वाह वाह वाह। खाने में मैं रेट पूछना ही भूल गया। 120 रुपये में पेट भर के खाइए कड़ी चावल। आइए आइए। आने जाने वाले लोगों के साथ अब तो जो एक आधे कस्टमर मनोज के रेस्टोरेंट की ओर जा रहे थे, वो भी वैन फूड स्टॉल की तरफ आ जाते हैं। भैया और भाभी ने हमारे रेस्टोरेंट के सामने फूड काउंटर खोल लिया। यही तो कर सकता है ये लड़का। ऐसे ही हमारे पास कस्टमर नहीं थे, अब और नहीं आएंगे। तू रेस्टोरेंट बंद कर, घर चलते हैं। घर पर इस बात पर जब डिस्कशन होती है तो निहारिका कहती है, अगर जेठानी के कड़ी चावल चल सकते हैं तो देवरानी के राजमा क्यों नहीं पापा जी? और आजकल कस्टमर को अट्रैक्ट करने का यही असली तरीका है। मैं रेस्टोरेंट के बाहर अपना स्टॉल लगा लेती हूँ। जो कस्टमर्स आएंगे उन्हें हम रेस्टोरेंट का रास्ता दिखा देंगे। हमारे घर की बहू स्टॉल पर खड़ी रहेगी, लोग बातें नहीं बनाएंगे क्या? अब बातें बनाने के लिए बातें बची कहाँ है प्रेम जी? बात तो उसी दिन बन गई थी जब पूरे समाज के सामने आपके बड़े भाई ने मुझसे सगाई करने के लिए मना कर दिया था। बात तो तभी बन गई थी जब बिना माँ बाप को शामिल किए उन्होंने शादी कर ली। बात तो अब भी बन रही है जब जेठ जेठानी स्टॉल लगाकर मार्केट में खड़े हो गए हैं। भले इस घर में कोई उनसे बात करे ना करे, पर है तो वो घर के बड़े बेटे और बहू ही ना। और जेठानी की कड़ी को मात देने देवरानी खोल लेती है अपने राजमे का स्टॉल। जिसके नाम में ही हो माँ, उसे न खाने से पाप तो लगेगा ही ना। अगर माँ के हाथ का खाना हो खाना तो देवरानी के राजमा ही खाना। निहारिका की आवाज सुनकर रमा के स्टॉल पर कढ़ी चावल का ऑर्डर दे रहे लोग निहारिका के पास चले जाते हैं। स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। कैसे प्लेट ये राजमा चावल? सामने के स्टॉल पर कढ़ी चावल के 120 रुपए लिए जा रहे हैं ना, यहाँ तो सिर्फ 100 रुपए में पेट भर राजमा चावल मिलेगा। क्या सच में? जरा एक प्लेट लगाइए।
निखिल आवाज लगा लगाकर सड़क से पार हो रहे लोगों को अपने स्टॉल की तरफ बुलाने लगता है और सभी उसके राजमा चावल खाकर तारीफ करते जाते हैं। फ्लैट हो गया भाई, फ्लैट। आग लगा दी, आग लगा दी। क्या राजमा बनाया है भाई, तेरे राजमा से सुधर गया मेरा हजमा। यहाँ देवरानी के राजमा चावल बिके जा रहे थे, वहीं जेठानी परेशान हो रही थी। एक कस्टमर यहाँ नहीं आना चाह रहा क्योंकि निहारिका ने अपने खाने का प्राइस हमारे खाने से 20 रुपए कम रखा है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, इनको ये सब करने की क्या जरूरत है। रेस्टोरेंट से मुझे निकाला गया, इज्जत मेरी बीवी को नहीं मिल रही। हमें तो खुद को प्रूव करना है, पर इन्हें क्या करना है? क्यों ये लोग हमसे कंपटीशन कर रहे हैं? पर मैं हारूंगा नहीं रमा, तुम फिक्र मत करो। निखिल जाता है और एक बड़ा सा बोर्ड बनाकर लेकर आता है जिस पर लिखा हुआ था, कड़ी अब 120 रुपए नहीं 80 रुपए। कड़ी चावल 80 रुपये प्लेट। अरे वाह, चलो कड़ी चावल खाते हैं भाई। जब से जेठानी और देवरानी के बीच कंपटीशन चालू हुआ था, मार्केट के सारे कस्टमर इन दो स्टॉल के आगे पीछे ही मंडराने लगे थे। एक रात अपनी अपनी दुकान बंद करके दोनों बहुएं अपने घर वापस लौटती है। सभी एक साथ बैठे हुए थे। और बता बेटा, कैसा चल रहा है काम? कोई कितनी भी कोशिश कर ले पापा, बेस्ट क्वालिटी का खाना देते हैं हम कस्टमर को तो उन्हें तो हमारे पास आना ही है। जी पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और निहारिका ने बिल्कुल सही कहा था, रेस्टोरेंट की एक स्पेशलिटी तो होनी चाहिए। जब से ये राजमे का काम शुरू किया है ना, हालत काफी सुधर गई है। और कुक तो हमारी निहारिका खुद है, और सर्विंग का काम मैं कर देता हूँ, तो किसी वेटर को भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ रही, ना ही बिजली वगैरह का खर्च। जरा ये काम अच्छे से सेट हो जाए, फिर वापस से अपना रेस्टोरेंट शुरू करेंगे। घर के हालात अभी तो वैसे के वैसे ही थे। इतने दिनों के बाद भी रमा को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। रात को रमा कमरे में अपने पति से कहती है, अब और क्या करें, इस कंपटीशन में तो वैसे भी मैं हार रही हूँ निखिल। अरे मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा रमा, सबकी नजर में मेरी रमा बेस्ट बन के ही रहेगी। और रात को जिस राजमा को निहारिका ने पानी में भिगोकर रखा था, निखिल उसमें जाकर कंकर डाल देता है। इन सब से अनजान अगली सुबह निहारिका उस कंकर वाले राजमा को ही पका लेती है और स्टॉल पर बेचने लगती है, जिसे खाकर एक कस्टमर राजमा को निहारिका के स्टॉल के सामने ही फेंक कर जोर जोर से तमाशा करने लगती है। इसीलिए बंद हुआ तुम लोगों का रेस्टोरेंट, एक काम चलाने ही के झोल करना शुरू कर दिया है तुमने। कितने कंकर है इस राजमा में? ओह मेरे दांत, हमें इसकी जेठानी का काउंटर छोड़कर इसके पास आना ही नहीं चाहिए था। ये लड़की किसी की नहीं हो सकती। राजमा तो मैंने अच्छे से साफ किए थे, आज तक कभी शिकायत नहीं आई। हो सकता है शायद गलती से कंकर आ गया हो। मैं अभी राजमा फिर से बना देता हूँ मैडम। कोई जरूरत नहीं है, तुम एक तो हमारे पैसे वापस करो, ऊपर से मेरे दांत में जो दर्द हुआ है उसका डॉक्टर का जो खर्चा लगेगा वो भी मुझे दो, वरना मैं पुलिस में चली जाऊंगी। इस राजमा में तो कंकर ही कंकर है, राजमा तो है ही नहीं। और सभी कस्टमर वापस से रमा के फूड काउंटर पर चली जाती हैं। मैं सब समझती हूँ, ये सब मेरी जेठानी का किया धरा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जेठानी जी कि आपकी असली औकात कहाँ है। अगले दिन कड़ी बनाने के लिए रमा ने जो दही फ्रिज में रखी थी, निहारिका उसमें जमाल गोटा मिला देती है। इन सबसे अनजान रमा इस दही से कड़ी बनाकर अपने कस्टमर को देती है। उस कड़ी को खाने वाले सारे कस्टमर का हाजमा बिगड़ जाता है। 2 घंटे बाद महेश अपने गुंडों के साथ रमा के फूड कॉर्नर पर पहुंचता है। ये क्या कर रहे हैं अंकल आप तो रोज हमारे काउंटर पर आते हैं, क्या बात हो गई, आप गुंडों के साथ क्यों आए हैं? तुम्हारे बने कड़ी चावल को खाने के बाद मेरी बीवी इतनी बीमार हो गई कि उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। मेरा भी हाजमा अच्छा नहीं है, 2 घंटे में 20 बार बाथरूम के चक्कर लगा चुका हूं मैं। तुम गुंडों को पैसे क्यों देता हूं मैं? तोड़ो इसकी वान को। कभी देवरानी जेठानी का काम बंद करने में लगी रहती, तो कभी जेठानी देवरानी का, और इस कलेश के कारण आज दोनों ही अपना फूड काउंटर नहीं खोल पा रहे थे। आज पूरा परिवार एक साथ खाने पर बैठा हुआ था, पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। और सन्नाटे को चीरती हुई मेनका कहती है, रमा बहू जरा रोटी पास करना। आपने मुझे बहू बोला मम्मी जी? हाँ बहू, तुझे आए हुए 4 महीने हो गए
और कितने दिन हम इस शादी को ना माने। जो करना था निखिल उसने कर दिया। इस कलेश के कारण अब सारी दूसरी चीजें भी बिगड़ रही है। क्या फायदा हो रहा है इस रोज रोज की लड़ाई का? जो होना था सो हो गया। बात तो ठीक कह रही है मेनका जी। पैसे तो रमा भी कमा रही थी और तुम भी, पर दूसरे को खुद से पीछे करने में तुम दोनों ही अपने काम से हाथ धो बैठी। कस्टमर को कढ़ी भी पसंद है और राजमा भी। एक दूसरे से लड़ने से अच्छा है कि तुम दोनों मिलकर हमारे रेस्टोरेंट में ही अपने चॉइस की डिशेस बनाना शुरू करो। हमारा काम तो ऐसे ही बंद था। अगर सब कुछ चल गया तो समझेंगे सोने पर सुहागा, अगर नहीं हुआ तो वरना कुछ और सोचेंगे। और आज पूरे 4 महीने के बाद मनोज के रेस्टोरेंट का शटर ऊपर होता है। शेफ की जगह पर जाती है घर की दोनों बहुएं। जेठानी बनाती है कढ़ी तो देवरानी बनाती है राजमा। कई दिनों के बाद आज रेस्टोरेंट में फिर से भीड़ उमड़ आती है। खाने में कोई कमी तो नहीं रही ना सर? अगर कोई कमी है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अरे बिल्कुल भी नहीं मनोज भाई साहब, आपका रेस्टोरेंट आज का थोड़ी ना है, 10 साल हो गया आपके रेस्टोरेंट को। आज भी A1 क्वालिटी दे रहे हैं आप। हाँ, बीच में भले 19-20 हो गई थी चीजें, पर ये तो किस्मत की बात है। अब सब ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, राम जी की कृपा से सब कुछ ठीक है। निखिल अपनी नजर स्टॉक पर रखता है तो प्रेम कस्टमर को एंगेज रखता है। मनोज बिलिंग का काउंटर संभालता है। मेनका घर संभालती है और सभी की मेहनत से वापस से इनका फैमिली बिजनेस चल पड़ता है। एक रोज, एकता में ही भलाई है, आखिरकार सबके एकजुट होने से चल पड़ा ना रेस्टोरेंट। नहीं मम्मी जी, ये कोई बात नहीं हुई। फर्क तो पड़ता है, मेरे राजमा के कारण ही कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, है कि नहीं प्रेम? मेरे राजमा तो शुरू से ही बेस्ट थे। इसीलिए शायद जलन के कारण आपने मेरा बनाया हुआ कड़ी चावल बिगाड़ दिया, जिसके कारण खाने वालों को दस्त लगने लगे और मुझे थाने के चक्कर लगाने पड़ गए थे। वैसे सच्चाई तो ये है कि कस्टमर की डिमांड तो कड़ी की ही रहती है। अरे चुप हो जाओ दोनों, ज्यादा दिमाग खराब करवाया ना तो रेस्टोरेंट के साथ घर में भी काम करवाने लगूंगी। अरे मम्मी जी, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ वही तो।